हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार बीपीएससी का जो 17वीं सीसी 2024 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम बेसिकली आज डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल बताएंगे, क्योंकि ये फॉर्म जो है इस बार बिल्कुल ही अलग तरीके से भरा जा रहा है। तो मैं उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे freejobalert.com आप खोल लीजिएगा। मैं इस वेबसाइट से चूँकि हर तरह के एग्ज़ाम के बारे में बता पाता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ के माध्यम से ही बताऊँगा। और जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपना जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज खुल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला। यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट का जैसे क्लिक करेंगे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये देखिए यहाँ पे स्टेट वाइज आपको एग्ज़ाम का लिंक आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीपीएससी का जो है ये वाला जो नोटिफिकेशन है, ये आपको हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि ये चीज़ें आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे गेट डिटेल जैसे करेंगे, गेट डिटेल्स करेंगे तो आपको हमारा ये वाला नोटिफिकेशन जो है पूरी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी जो है 1957 है, और इसमें जो वैकेंसी है वो 1957 अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पे दी गई है। उसके बाद इसमें देख सकते हैं कि जनरल और अदर जो अदर स्टेट के जो भी लोग होंगे उनके लिए 600 रुपया एप्लीकेशन फ़ी होगा, और SC ST PWD और वीमेन जो होगी रिजर्व या अनरिजर्व कैटेगरी किसी के भी हो, बिहार स्टेट की होनी चाहिए, तो उसके लिए 150 रुपया आपको ऑनलाइन पेमेंट में आपको देना है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की पेमेंट का वो 28/9 को है, और लास्ट डेट जो ऑनलाइन अप्लाई करने का 18/10 का है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम अभी इसका जो है 17 नवंबर को डेट फिक्स की गई है, और ये बढ़ भी सकती है, और अभी फ़िलहाल हम इसी को मान के चलेंगे। उसके बाद मिनिमम एज जो है 20, 21 और 22 साल कोरेस्पॉन्डिंग टू रेस्पेक्टिवली, इसमें अलग अलग पोस्ट के हिसाब से हो सकते हैं। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 साल मैक्सिमम एज है, 40 साल आपको अनरिजर्व महिला और BC और EBC कैटेगरी के लोगों के लिए। SC ST के लिए 42 साल है। उसके बाद कैंडिडेट के पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, किसी भी ट्रेड से डिग्री अगर उनके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे पोस्ट दी हुई है, डिपार्टमेंट और पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का भी आप देख सकते हैं। इस बार जो है SDO या जिसको SDM के नाम से जाना जाता है वो आप देख सकते हैं। डिप्टी कलेक्टर, सीनियर डिप्टी कलेक्टर और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ये 200 पोस्ट, सबसे ज़्यादा पोस्ट इस बार आई हुई है। तो इस बार का जो है एग्ज़ाम कुछ खास हो जाता है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यानपूर्वक फॉर्म भरने की ज़रूरत है। यहाँ मैं डिटेल नोटिफिकेशन जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन खुल जाएगा। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके आप इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप हमारे इस चैनल पे आप आकर इस मैं नोटिफिकेशन जो मैं पूरे डिटेल इसमें बता रहा हूँ, आप मेरे इस वीडियो को पूरा देख जाइए, इसमें सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। और वीडियो आप अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों को शेयर करिए ताकि उनको फॉर्म भरने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। अभी ये डिस्कस कर रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट दी है और क्या क्या आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये तो देख लीजिए आप, जिससे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी वरीय समता लेवल 9 की बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट है। यहाँ पे ये सब पोस्ट निकली हुई है, यहाँ पे लेवल 9 की पोस्ट है। अलग अलग यहाँ पे कैटेगराइज अनरिजर्व के लिए कितना है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग के लिए कितना है, ये है। और इसमें महिलाओं के लिए रखी थी, नीचे वाला कॉलम आ जाएगा, है ना। ये नीचे वाला जो कॉलम है ये सब महिलाओं के लिए, तो अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी चीज़ें इसमें रहेंगी वो सब इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर मिनिमम एज जो दिया है, किसी में 20, किसी में 22, किसी में 21, तो वो आप उसके हिसाब से अपना देख सकते हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट है, लेवल 9, लेवल 7 और लेवल 6 की भी एक पोस्ट यहाँ पर लगाई हुई है, दी गई है। और यहाँ पे एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जो है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये लेवल 9 की पोस्ट है। इसमें कुछ पोस्ट दी गई है, अगर इस पोस्ट के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है, आपको मैं आगे वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है, जनरली बाकी पोस्टों के लिए आपके पास स्पेशल बस एक ये होना चाहिए कि बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे किसी भी ट्रेड से हो। यहाँ पे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको बोले कि विश्वविद्यालय से स्नातक एवं समतुल्य परीक्षा तो उत्तीर्ण होना ही चाहिए, साथ में स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय, किसी मतलब स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय इतना में से कोई एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए आपको करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखिएगा, गृह विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण, इसमें से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा।
ऑनलाइन आवेदन करते समय यादव को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक एवं समतुल्य उत्तीर्ण संबंधी पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आरक्षण का जैसे मैंने बताया कि जो भी बिहार के निवासी होंगे और अपने जो कैटेगरी में आते होंगे रिजर्व कैटेगरी में, तो उनको ये चीज़ें यहाँ से मिलेगी, आरक्षण मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो अदर स्टेट के होंगे उनको आपको यहाँ पे आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, स्थानीय निवास या मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जो होता है ये आपको ज़रूरी होगा, ये चीज़ आपको अनुसूचित पिछले वर्ग या अत्यंत पिछले वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो सर्टिफिकेट हम बता रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना ध्यान रखिएगा। बीसी और ईबीसी वाले जो हैं वो क्रीमी लेयर, जिसको एनसीएल सर्टिफिकेट बोलते हैं हम, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर है ना, नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको यहाँ पे जमा करने वाले। पिछला वर्ग एवं अत्यंत पिछले वर्ग की दशा में अस्थायी अधिवांश राज्य के अंचल के राज्य के सरकार द्वारा संचल पदाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अधिवांश अंचल के राज्य सरकार द्वारा सूचित संचालित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थान प्रमाण पत्र से मान्य होगा, ठीक है। तो आप मतलब जो आपके ब्लॉक लेवल का बना हो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उनके पिता का नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो भी जो मैरिड वुमेन हैं, मैरिड लड़कियां जो भी अगर वो ये फॉर्म भरना चाहती हैं, अगर वो किसी तरह का आरक्षण का दावा कर रही हैं तो उनको क्रीमी लेयर का जो भी सर्टिफिकेट बनेगा उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। ध्यान रखिएगा, अगर अपने पति के नाम से अगर चीज़ करती है तो फिर ये नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ सर्टिफिकेट जो इशू कराना होगा अपने पिता के नाम से ही कराना होगा। तो उपयुक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे उसको मूल रूप में आपको जब सत्यापन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण कोटि अलग अलग अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको यूआर के लिए 01 कोटि है, एससी के लिए 02, एसटी के लिए 03, ईबीसी है और बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी के लिए आपका यहाँ पे कोड दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे और आज इसमें नीचे जो है ये तो कुछ आरक्षण जो है वो आपको विशेष जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए गए दावा के अनुसार सक्षम पदाधिकारी सही प्रमाण पत्र, मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्नातक समतुल्य और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें जो है सुंदर पोता पोती जो भी है उसका और अधिकतम उम्र ये सब इत्यादि को अपलोड करते हुए निर्गत संख्या तथा तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक। ध्यान रखिएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट का जो नंबर है उसका किस डेट को निकला है और किस अथॉरिटी ने ये इशू किया, ये सब चीज़ें। इसमें उम्र सीमा देख सकते हैं। उम्र सीमा जैसे मैंने बताया था कि दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम उम्र जो सीमा होनी चाहिए 20 साल, 21 साल, 22 साल और अधिकतम जो है 37 साल अनारक्षित पुरुष के लिए और अनारक्षित महिला और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो महिला पुरुष और महिला जो भी हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी 40 वर्ष होनी चाहिए मैक्सिमम। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है और बाकी अलग अलग सारणी के वन के क्रम में आप 2, 3, 4 सेवाओं के लिए 20 वर्ष। ये चीज़ें आप देख सकते हैं अपने कॉलम में आपके हिसाब से। आयोग द्वारा मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आप क्लेम कर रहे हो वो मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के आधार पर ही होगी और किसी सर्टिफिकेट को नहीं माना जाएगा। उसके बाद आप इसमें शारीरिक क्षमता आप देख लीजिए, कुछ पोस्टों के लिए शारीरिक क्षमता का भी जांच की जाएगी जो आपको नीचे एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद इसमें शुल्क जैसे मैंने बताया कि 600 आपको जनरल और बाकी अदर कैटेगरी के लिए होगा और बाकी जो इसमें 150 रुपये है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होगा, सामान्य भर्तियों के लिए 600 है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें देख लीजिए बायोमेट्रिक फ़ी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है कि वैसे व्यक्ति जिनका ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त रूप का भुगतान नहीं करना होगा। ध्यान रखिएगा, जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें अगर आप
पहचान पत्र के रूप में आवेदन आधार नंबर देते हैं, आधार संख्या अगर देते हैं तो आपको 200 रुपये का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। आधार के अलावा जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या आप अगर पैन कार्ड वगैरह देते हैं तो उसमें आपको बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये देना पड़ेगा जब आप एग्ज़ाम के समय जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें कि अपना आधार नंबर ही दीजिए, आधार से ही चाहिए तो आपका 200 रुपया नहीं लगेगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे दिया कि जो भी महिला या अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, अगर वो एग्ज़ाम के सेंसन के फ़ी के लिए करता है तो उसमें भी आपको बिहार सरकार का जो भी आपका रहेंगे तो उनको ये आपको कंसेशन एग्जामिनेशन फ़ी आपको मिल जाएगा अगर ये आधार कार्ड का यूज करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा जो पार्ट 1 है जो आपको 150 अंकों की होगी, 2 घंटे समय होंगे और उसमें बहुविकल्पीय उत्तरों में आपको देना होगा। उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा जो होगी आपको, उसमें सामान्य हिंदी के एक प्रश्न पत्र होंगे 100 नंबर के, और उसके बाद सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 होंगे 300 नंबर के, और सामान्य अध्ययन का दूसरा पत्र जो होगा 300 नंबर के, और 300 नंबर के निबंध होगा, मतलब 3 6 300 900 नंबर के आपको यहाँ से मेरिट के लिए ये आएंगे। और ये जो है आपका इसमें 30% अंक प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है हिंदी में, नहीं तो आपकी बाकी ये तीनों पेपर जो जांच नहीं की जाएगी। उसके बाद एक वैकल्पिक विषय आपको चूज करना होगा, जो वैकल्पिक विषय में आपको 100 नंबर के MCQ के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेगा निर्धारण के परिणाम में इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसमें कोई मतलब कि मेरिट बनने में इसका कोई रोल नहीं रहेगा, लेकिन पास होना जरूरी है। इसमें से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। उसके बाद इसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें से आपको इनके अलावा आपको एक ऐच्छिक विषय आपको ये चूज करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगा। तो आप चाहें तो ऐच्छिक विषय आप कोई एक इसमें से ही ले सकते हैं। यहाँ पे जो ऐच्छिक विषय में से विषय का चयन होगा जो 300 अंक का विषयनिष्ठ आधारित का होगा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेगा निर्धारित इसकी गणना की जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसमें इसकी गणना की जाएगी। अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैं आपको इसमें बता दूं कि प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, ये चीज़ आपको पता होगा। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं। और मुख्य परीक्षा में जो है आपको इंटरव्यू जो होगा 120 अंकों का होगा, तो 120 और 900 1020 अंकों का टोटल आपको यहाँ पे आपको परीक्षा होगी जिसको मेरिट लिस्ट में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं आप नीचे चल जाऊँ। ऑनलाइन आवेदन का मैंने यहाँ बता दिया कि 28 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 18/10 इसका लास्ट डेट है। उसके बाद हार्ड कॉपी, कोई भी आपको हार्ड कॉपी आयोग को भेजने की ज़रूरत नहीं है, भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो भी होगा ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात PDF फॉर्मेट में ही आपको निर्धारित करना है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में बना के रेडी रखें। उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिए और इस वेबसाइट पे जाके www.bpsc.bih.nic.in पे आप या www.onlinebpsc.bihar.dh पे आवेदन कर लीजिए। यहाँ पे जाके आपको दिखाई दे देगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको क्या क्या चाहिए देखिए, ध्यान रखिए। आपके पास एक वैलिड और वर्किंग ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये ईमेल आईडी आपको और मोबाइल नंबर परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। ऑफिशियल वेबसाइट जो आपका है उस पर आपको विज्ञापन में सभी अवांछित प्रमाण पत्र और दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध होने चाहिए जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड किए जाने में और जितने भी दस्तावेज हैं स्कैन करके PDF फॉर्मेट .pdf का फॉर्मेट होना चाहिए। उसमें 100 के भी से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। जिस सिस्टम और डेस्कटॉप लैपटॉप से आप आवेदन करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा। ये पिछली बार इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट है आपको कि डेस्कटॉप और लैपटॉप से आप कर रहे हैं उसकी अच्छी क्वालिटी का वेबकैम उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि आपका फ़ोटो कैप्चर करके अब बैकग्राउंड इसमें सफ़ेद या फिर हल्के रंग का हो या पर्याप्त रोशनी और सफिशिएंट लाइट भी होना चाहिए।
मतलब जो बैकग्राउंड रहेगा या तो सफ़ेद हो या फिर हल्के रंग का हो तो चल जाएगा, और रोशनी पूरी होनी चाहिए ताकि आपको फ़ोटो अच्छे से आ सके। और जो अपलोड किए जाने हिंदी और अंग्रेजी के जो हस्ताक्षर होंगे, सिग्नेचर होंगे, वो स्कैन इमेज JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसमें अधिकतम 15 KB का साइज़, और इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। ये डायमेंशन आप इसमें इतने साइज़ का ज़रूर बना लीजिएगा। अगर आपको ये सब फॉर्मेट बनाने में एप्लीकेशन का दिक्कत आता है तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इस पर आप हमने सारी चीज़ें बताई हुई है कि आप कैसे कैसे आप इसमें डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो आप ज़रूर देखें। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको वेबसाइट पे के इस वेबसाइट के थ्रू आप जाके इजीली कर लीजिएगा। उसके बाद आपके यूज़र नेम पासवर्ड जो प्राप्त होगा वो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा। और जिन लोगों ने 69वीं जो परीक्षा हुई थी उसके लिए अगर आपने आवेदन किया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है, तो वे उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। उनको नए यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो पुराने वाले से ही कर लेंगे। और भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों से उक्त वन रजिस्ट्रेशन में प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से ही मान्य होगा। और अभी जो भी जैसे जो लोग पहले से बना रखे हैं उन जैसे 69वीं जो जिनका होगा 69th वाले का, वही यूजर नेम पासवर्ड आगे भी कोई अगर फॉर्म भरेंगे BPSC का तो उसमें यूज आएगा। अगर इस बार अगर फर्स्ट टाइम बनाते भी हैं तो उसके लिए भी आप यूजर नेम पासवर्ड वही रखेंगे अगले कोई भी एग्ज़ाम अगर भविष्य में BPSC का फॉर्म भरते हैं तो। एप्लीकेशन करते समय आप ध्यान रखिएगा कि होम पेज पर लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद OTR डैशबोर्ड आ जाएगा आपको, वहाँ से आपको लिस्ट और लिंक उपलब्ध हो जाएगा। लिस्ट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा एडवर्टीजमेंट का, वहाँ से आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपको जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको फॉर्म भरना है। एडवर्टीजमेंट जो आवेदन करते हैं क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर अलग अलग होगा। अभ्यर्थी को उस लिंक पर क्लिक करने के बाद विज्ञापन का डैशबोर्ड खुलेगा जिस पर आवेदन का ऑनलाइन पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म आदि पूर्ण करना सुनिश्चित होगा। उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन समय पर भरा गया हो ये ध्यान रखिएगा। बॉक्स में और बॉक्स पूर्व से भरे हों जो भी आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म निर्धारित करके और उसके वांछित प्रमाण पत्र और स्कैन कॉपी जो 100 KB साइज़ से कम हो, अधिकतम उससे ज़्यादा ना हो, उसको PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में वेबकैम के माध्यम से एक अच्छा सा फ़ोटो सुस्पष्ट जो क्लियर आपको दिखाई देता हो उसको अपलोड कर देंगे। और सुनिश्चित करके ध्यान रखेंगे कि उसमें टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा आदि ना पहना हो। ठीक है, और निर्धारित तौर पर हिंदी और अंग्रेजी में जो अपना जो भी हस्ताक्षर अपलोड करेंगे वो अच्छे से स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा शुल्क का राशि का भुगतान करना आवश्यक है। परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं करने पर एप्लीकेशन फॉर्म अमान्य होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपने पूरा फॉर्म भर दिया लेकिन अपने परीक्षा शुल्क नहीं जमा किया तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। पेमेंट जो है आपको पेमेंट करने का जो एप्लीकेशन है वो पेमेंट को उसमें पेमेंट करने के बाद उपरांत कोई भी एडिट करने के कोई प्रावधान नहीं होगा। डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैप ऑनलाइन पेमेंट बटन पे क्लिक करके परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। उसके बाद डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आप जब सब पेमेंट कर लेंगे तो आप पुनः लॉगिन करके डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म ये ऑप्शन जब आप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिलेगा। उस पर क्लिक करके PDF में डाउनलोड कर देंगे। PDF में आपको ध्यान रखेंगे जब भी आप डाउनलोड करेंगे उसमें हार्ड कॉपी में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर जरूर होना चाहिए। अगर ये चीज़ अंकित नहीं है तो फिर आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा, कहीं ना कहीं आप उसमें त्रुटि रह गई है। अगर इस तरह का कोई भी दिक्कत आती है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से तो सहायता के लिए आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये ओनली क्वेरी रिलेटेड है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये हेल्पलाइन नंबर है, ये आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो, किसी भी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं तो वो आवेदन कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आवेदन आप सोच समझ के और अच्छे से भरिएगा। बाकी इसमें वही सारी चीज़ें लिखी हुई है जो हमने बताया अभी। उसके बाद नीचे देख लीजिएगा ये जो है जो फिजिकल जो परीक्षा जो मैंने बताया था उनके उम्मीदवारों के लिए शारीरिक जो परीक्षा है उसका क्या एज होना चाहिए, जूता पहनकर उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए और आपको उसका जो चेस्ट की जो माप है वो कितना होना चाहिए और फुली सांस लेने के बाद चेस्ट की माप, छाती की माप कितनी होनी चाहिए। ये बेसिकली जो है मेल कैंडिडेट के लिए है, महिलाओं के लिए ये चीज़ें नहीं है।
ये सारी इसमें डिटेल दी हुई है। तो दोस्तों आपको हमने लगभग सारी चीज़ यहाँ पे आँख की दृष्टि भी दी हुई है कि अच्छी आँख ये होना चाहिए। चश्मा लगाने के बाद, चश्मा लगाने पर दूर दृष्टि और दीर्घ दृष्टि और चश्मा रहित निकट दृष्टि, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये मेंशन करनी होगी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में। बाकी इसमें और भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है जो आपको यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से अपना पढ़ लीजिएगा, और बाकी मैंने बता दिया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो में हमने सारी चीज़ें बता दी है, तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और वीडियो का चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो और भी हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।